नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस YouTube वीडियो का बिंदु है सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। देखिए, सामाजिक समूह को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर मानव समूह को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, सहयोगिता की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य, सामाजिक संबंध, इन सब को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पहला वर्गीकरण है सदस्य संख्या के आधार पर। यदि समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है या अधिक होती है, उसके आधार पर समूह को दो भागों में बांटा गया है, छोटा समूह और बड़ा समूह। छोटा समूह वह समूह है जिसकी सदस्य संख्या अत्यधिक सीमित होती है, कम होती है, आपसी संबंध है वो अधिक सुदृढ़ होते हैं, पारस्परिक अंतःक्रियाएं उनमें अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो समूह है, उस समूह को हम छोटा समूह के नाम से जानते हैं। दूसरा, बड़ा समूह। बड़ा समूह वह समूह होता है जिसकी सदस्यों की संख्या अधिक होती है, संबंध उसमें सुदृढ़ न होकर औपचारिक होते हैं, अंतःक्रियाओं की कमी देखने को मिलती है, हम की भावना में कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के समूह जिसकी सदस्य संख्या अधिक होती है, बड़े समूह के नाम से जाना जाता है। यदि हमें गांव के व्यापारिक समूह को देखें तो वह एक छोटा समूह है, और नगरीय क्षेत्र के व्यापारिक समूह को देखें तो वो बड़ा समूह कहलाएगा। नगर की तुलना में यदि हम राज्य स्तर के व्यापारिक समूह को देखें तो राज्य स्तर का व्यापारिक समूह बड़ा समूह है और नगर का व्यापारिक समूह है छोटा समूह है। फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, इस प्रकार से हम चलते हैं। दूसरा वर्गीकरण है स्थायित्व के आधार पर। समाज में मुख्यतः दो प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं, एक तो स्थायी समूह, दूसरा अस्थायी समूह। स्थायी समूह वह समूह होता है जो लंबे समय तक चलता है, और अस्थायी समूह वह समूह है जो अधिक समय तक न चल के कुछ समय तक ही वो सीमित रहता है। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी तथा शिक्षण संस्था आदि, जिनकी हर समय आवश्यकता बनी रहती है। ये समूह स्थायी समूह हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं। लेकिन कुछ समूह अस्थायी समूह होते हैं, जैसे भीड़, श्रोता समूह। ये समूह कुछ समय के लिए बनते हैं और उस समय विशेष के पश्चात वह समूह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कोई छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के दौरान कुछ लोग एक जगह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, तो वो एक रूप में भीड़ है। या कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में किसी वक्ता को सुनने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो श्रोता समूह है। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा, उसके पश्चात वह समूह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, तो वह अस्थायी समूह है। तो इस प्रकार के समूह जो लंबे समय तक चलते हैं स्थायी समूह हैं, और जो कुछ समय तक ही रहते हैं अस्थायी समूह हैं। अगला वर्गीकरण है औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता के आधार पर समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह की स्थापना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार के समूह की स्थापना किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। औपचारिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंध है वो घनिष्ठ और आत्मीय नहीं होते, वरन
सरल होते हैं, नियमों पर आधारित होते हैं और नियमों के आधार पर ही उससे समूह के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे राजनीतिक दल है, श्रम संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, कॉलेज है, स्कूल, राष्ट्र आदि औपचारिक समूह है। दूसरा अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह वह समूह होता है जिसमें औपचारिक समूह के विपरीत विशेषताएं पाई जाती है। ये प्राथमिक समूह के अधिक निकट होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, सदस्य संख्या कम होती है, इनमें आत्मीयता अधिक पाई जाती है, घनिष्ठता अधिक देखने को मिलती है, वो शारीरिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, संबंध स्थिर होते हैं, इस निरंतरता देखने को मिलती है। और इस प्रकार का जो समूह है, इस समूह के कोई लिखित नियम नहीं होते, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या हमारा एक प्ले ग्रुप आदि अनौपचारिक समूह है। ग्रामीण समाज भी अनौपचारिक समूह के अंतर्गत आता है, आदिम समाज भी अनौपचारिक समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर यानी हमें उस समूह के प्रति कितना जुड़े हुए रहते हैं, इसके आधार पर समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह वह समूह है जिसके हम सदस्य होते हैं तथा जिसके प्रति हम की भावना रखते हैं, जिसके साथ में हम अंतरतम मन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरा घर, मैं, मेरे संबंधी, ये इस प्रकार का समूह है जिसके साथ में हम घनिष्ठता के साथ में जुड़े हुए हैं, यह अंतः समूह है। दूसरा है बाह्य समूह। बाह्य समूह वह समूह होता है जिसे हम वे समूह के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ में घनिष्ठता के साथ में नहीं जुड़ता, वरन अपने समूह की तुलना में उस समूह को अधिक महत्व प्रदान नहीं होता। जैसे मेरा घर, तुम्हारा घर, तो तुम्हारा घर वे समूह हो गया। मेरी जाति अंतः समूह है, तुम्हारी जाति वे समूह है या बाह्य समूह है। तो इस प्रकार हम की भावना के आधार पर अंतः समूह और बाह्य समूह के आधार पर हम समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो सामाजिक संबंधों के आधार पर हम समूह को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसके सदस्य संख्या कम देखने को मिलती है, उनमें संबंध है वो अधिक सुदृढ़ होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं या घनिष्ठता देखने को मिलती है, अंतःक्रियाएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का समूह है वह प्राथमिक समूह के नाम से जाना जाता है। दूसरा द्वितीयक समूह। तो इस प्रकार के समूह की विशेषताएं प्राथमिक समूह के ठीक विपरीत होती है। जिसकी सदस्य संख्या अधिक होती है, सदस्य संख्या अधिक होगी तो स्थिति में लोग एक दूसरे के साथ में अंतःक्रियाएं कम स्थापित करेंगे। अंतःक्रियाएं कम स्थापित करेंगे तो संबंध अधिक सुदृढ़ नहीं होंगे, संबंध है औपचारिक ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार का समूह है, उस समूह को हम द्वितीयक समूह के नाम से जानते हैं। एक ही प्रकार्यात्मक आधार पर। तो प्रकार्यात्मक आधार पर व्यक्तियों की देखिए विभिन्न आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम बहुत प्रकार के समूह का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक, बौद्धिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो पूर्ति इस आधार पर बने समूह के माध्यम से ही हो सकती है। हम शहरों में देखते हैं कि अनेक शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, व्यावसायिक संघ, संगीत मंडली, क्लब आदि देखने को मिलते हैं। तो एक प्रकार्यात्मक समूह है। इसके अलावा है आकांक्षा का आधार या आकांक्षा के आधार पर। आकांक्षा समूह या संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता वरन सदस्य बनने की अपेक्षा रखता है। जैसे मैं वर्तमान में एक कलर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई यदि यूडीसी कहकर पुकारता है तो ऐसी स्थिति में मुझे अधिक खुशी का अनुभव होता है। मैं अपने आप को उस यूडीसी के
जो पद है उस पद के अनुरूप मानने लग जाता हूँ। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और उसे आने वाला कोई भी आगंतुक है उस संस्था में, वो उसे बाबूजी कह देता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को उस बाबूजी के समकक्ष रखने का प्रयत्न करता है, तो वह अपने आप को उस समूह के नज़दीक ले जाता है। एक ही कोई पुलिस का कर्मचारी अभी पुलिस में भर्ती हुआ है, लेकिन उसे पूर्णतः प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम उसे एक माने हुए पुलिस कर्मचारी के रूप में दर्जा देते हैं, तथा वह भी ऐसा मानता है कि वह उसी समूह का सदस्य है, उस सदस्य समूह का सदस्य। तो इस प्रकार के समूह को संदर्भ समूह या आकांक्षा समूह के नाम से जानते हैं। इस आकांक्षा समूह की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमेन ने तथा इसे विकसित करने का कार्य रॉबर्ट के मर्टन ने